अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमारी फ्लाइट आप देख सकते हैं कि थोड़ी मुख्तलिफ है। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे आज सुबह की इस ट्रांसमिशन में। अब ज़रा बात शुरू करते हैं कि हम गरीब अवाम, जिसका हम रोज़ाना आपसे बात करते हैं अवामी मसाइल के ऊपर कि जी आटे दाल का भाव क्या हो गया है, घर में पानी नहीं आ रहा तो हम खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बिजली नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट किसी के तो चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, मेंबर्स ऑफ द असेंबली ने अपने असासे डिक्लेयर किए और एक नहीं दो नहीं, इस गरीब अवाम के माशाल्लाह 12 अरबपति नुमाइंदेगान असेंबली में मौजूद हैं। और इनके बारे में आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि इन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, ये कई चीज़ें तो उसमें इंक्लूड ही नहीं की। ये कह के कि ये तो तोहफातन हदियातन उनको मिली हैं, कुछ चीज़ें विरासत में इनहेरिटेंस में मिली हैं, तो उसको अपना असासा नहीं माना जा सकता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन असासों की कीमत जो इस वक्त मार्केट में उनकी वर्थ है वो नहीं लगाई गई, बल्कि ये कहा गया कि 20 साल पहले 30 साल पहले ये इस अमाउंट में खरीदे गए थे। मिसाल के तौर पर वन ऑफ द पीपल जिनको बिलियनर डिक्लेयर किया गया है, जिन्होंने खुद अपने असासे डिक्लेयर करके बताया कि वो बिलियनर्स हैं, उसमें शुमार किया जाता है जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिसमें बड़ी हैरत है कि पाकिस्तान से ज्यादा उनके असासे दुनिया के दूसरे ममालिक खुसूसन दुबई में वाक़ हैं। तो और उसमें से भी कई चीजें उन्होंने इनहेरिट की हैं, गिफ्ट लिए हैं, शेयर्स हैं कुछ कंपनीज में, छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अरबपति हैं। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इमरान खान साहब के जो असासे हैं वो कदरे कम हैं। अब क्योंकि वो वर्थ पे बात नहीं की जा रही कि इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है इन चीजों की, तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि अब वो अरबपति नहीं रहे, बल्कि अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनके पास कुछ 8 करोड़ के असासे डिक्लेयर किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दो जो गुज़िश्ता उनकी डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टीज शामिल थी उसका जिक्र नहीं है। इसमें बनी गाला की प्रॉपर्टी का भी जिक्र नहीं है, क्योंकि बनी गाला का ये मकान जिसमें वो रहते हैं बड़ा वसी और अरीज है, लेकिन वो भी उनको तोहफातन दिया गया। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि 2 लाख रुपए की वर्थ की 4 बकरियां डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन एक भी गाड़ी या व्हीकल उनका डिक्लेयर नहीं हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जी। सबसे पहले इसके बारे में जरा हाल अहवाल आपको दिखाते हैं कि 342 नेशनल असेंबली मेंबर्स में से माशाल्लाह जो 12 अरबपति हैं और बाकी लोगों के असासों का क्या हाल है, लेट्स टेक अ लुक। कौमी असेंबली के अरकान कितने अमीर और कितने गरीब, इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान के पास 1 करोड़ 99 लाख से जायद कैश मौजूद है। उनके पास 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी हैं। वजीर आजम ने फिरोजवाला में 80 केनाल जमीन के एवज 7 करोड़ से जायद का एडवांस भी ले रखा है। नून के एहसानुल हक बाजवा अमीर तरीन रुकने कौमी असेंबली निकले। एन 168 चिश्तिया से मुंतखब एहसानुल हक 5 अरब 46 करोड़ 43 लाख से जायद के असासों के मालिक हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के 8 करोड़ रुपए से जायद के असासे हैं। उमर अयूब के पास 1 अरब 21 करोड़ रुपए, परवेज खटक 15 करोड़, आसिफ अली जरदारी 67 करोड़ और बिलावल भुट्टो के पास 1 अरब 58 करोड़ 52 लाख रुपए से जायद के असासे हैं। जबकि कोयटा से मुंतखब मौलवी इस्मतुल्लाह 11 लाख रुपए के असासों के साथ गरीब रुकन असेंबली हैं। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि इनकी मालियत माशाल्लाह इस वक्त अगर आपको ये नंबर इंप्रेसिव रख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की वैल्यू है, हो सकता है 20 साल पहले 30 साल पहले जब इनकी खरीद हुई थी। यानी खरीद की कीमत को मिलाकर 12 अरबपति बनते हैं। बाकी लोगों के पास छोटे मोटे 8 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 16 करोड़ हैं। लेकिन चले अच्छी बात है कि हम अपनी आटे दाल भाव को रो रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि हमारे लिए जिंदगी बसर करना मुश्किल है, अवाम के पास सेहत के, तालीम के, रोजगार के मौके नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नुमाइंदेगान फल फूल रहे हैं, उनके पास अच्छे पैसे हैं और आई एम श्योर के हुब्बुल वतनी भी है उनमें। इस बारे में हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि मौसम सरमा की शुरुआत हो चुकी है, हाँ आप और मैं वैसे भी इस रिपोर्ट के बाद थोड़ी सी मेरे ख्याल में एनर्जी की जरूरत है, तकवीत की जरूरत है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त का जो महबूब तरीन आपके लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ग़िज़ा होती है वो यखनी है। बहुत ज्यादा सजेस्ट भी की जाती है, जगह जगह आप इसके स्टॉल्स और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में अभी ऑफर भी हो रही है। लेट्स टेक अ लुक एट अ रिपोर्ट अबाउट दैट।
अच्छा जी, खवातीन को ये भी बताते चलें कि यखनी या फिर बोन ब्रॉथ एंटी एजिंग भी होती है। इसमें ज़बरदस्त आपके पास ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, बल्कि साथ साथ एंटी एजिंग कोलेजन भी मौजूद है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो इट्स अबाउट द स्लो कुक। आप कोई भी हड्डियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अगर आप बीफ का इस्तेमाल करना चाहें, चिकन बोन ब्रॉथ बनाना चाहें या फिर मटन बोन ब्रॉथ बनाना चाहें, बड़ी हड्डियाँ लें, उसके साथ थोड़ी चिकनाई लें और इसको जितना स्लो कुक कर सकते हैं। आजकल तो वैसे आपको पैकेट की भी यखनी मिलती है, लेकिन असल ग़िज़ाइयत और अगर आपको इसके फ़वाइद लेने हैं तो मेक श्योर दैट इट्स स्लो कुक्ड। आप इसको 6-7 घंटे के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दें, ताकि वो तमाम ग़िज़ाइयत जो इन हड्डियों में उसके गूदे की सूरत में मौजूद है वो पानी में शामिल हो सके एंड यू गेट अ वेरी डिलिशियस यखनी। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वो आप तो एक बड़ी अहम हेल्पलाइन का जिक्र करेंगे। आपने देखा कि अक्टूबर के पूरे महीने में हम बात करते रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, उसकी आगही के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने और खुसूसन खातून अव्वल बेगम समीना अलवी साहिबा ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अभी भी लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं। तो वो सवाल किस तरफ डायरेक्ट किए जाएं, इसके लिए बड़ी एक अहम खबर है, बल्कि खुशखबरी है, वो आपको देते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सर्दियां आ गई हैं, कलर से आपको पता चल रहा होगा। आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज दिस इज़ बाय ज़बीना। माय डियर फ्रेंड लुबैना इज़ अ पर्सन बिहाइंड इट। तो अगर आपको ये पसंद है और सॉलिड्स पसंद है, एनीबडी हुज़ बिन वाचिंग माय शो या मुझे जानता है उसको पता है कि आई लाइक मोनोक्रोम्स, सो यू विल फाइंड अ फैंटास्टिक न्यू कलेक्शन विच इज़ आउट नाउ। आपको बताते चलें कि हमने जो ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी वो बड़ी अहम है। हमारे कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको हम डिस्कस करने के लिए किसी क्रेडिबल ऑथेंटिक एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं। मुझे ये अंदाज़ा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एक्सपर्ट को अपने शो में बुलाते हैं, आपकी बहुत सारी कॉल्स आती हैं और आप कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकें। यानी कोई भी अगर अलामात, कोई सिम्टम्स आपको ज़ाहिर हो रहे हैं, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो आप उनसे जानना चाहेंगे। अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो शरह अमवात और इसकी अकरेंस ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा है। यानी एशिया में हमारे नंबर सबसे ज़्यादा हैं। हर 8 में से एक खातून को पाकिस्तान में किसी न किसी स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस होती है। और अगर हम इन 90,000 ख़वातीन जो हर साल जिनमें तशख़ीस होती है उसमें तकरीबन 40,000 अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। ये प्रिवेंटेबल है जी, जितनी जल्दी अगर आप चाहें और अगर इस मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, लेकिन उसमें कई चीज़ों में अभाम होता है। आपको नहीं समझ आती कि वो आप किससे पूछें, क्या करें। तो आपको बताते चलें कि खातून अव्वल ने पिछले माह जब ये पूरे महीने कैंपेन चली, एक ख़ास हेल्पलाइन, एक नेशन वाइड हेल्पलाइन का इजरा किया है जिसका नंबर है जी 0213 873-7373। ये नेशनल हेल्पलाइन है ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड क्वेरीज के लिए एंड दिस इज़ इन पार्टनरशिप विद डॉक्टर्स जिनको आप अक्सर मेरे शो में देख चुके हैं। इट्स अबाउट अगर आपका कोई भी और भी मसला है मेडिसिन रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड, सो इट्स टेली मेडिसिन एंड यू कैन रीच आउट टू देम। लेकिन खुसूसी तौर पर आज इस डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हेल्पलाइन के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द डॉक्टर्स टीम खाकान सिकंदर एंड खिजरा मुनीर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी this morning. Thank you for having us. And being very patient with my intro. क्या हाल है खाकान? बस अल्लाह का शुक्र जी। आप Congratulations is due to both of you. I was there at the Governor House जब इसको formally inaugurate किया गया। मुझे बताइए कि अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। What has been the response like? रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, पर और अच्छा हो सकता है। जैसे आप अभी बता रही थी अपने मोनोलॉग में कि इतना बड़ा मसला है ये, बल्कि अगर मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँ तो हर मिनट दुनिया में एक खातून का इंतकाल होता है ब्रेस्ट कैंसर से, हर मिनट। सो इट्स सच अ ह्यूज प्रॉब्लम। पाकिस्तान में और भी बड़ा है और ऐसा स्टिग्मेटाइज्ड एक इशू है, इसके अराउंड टैबू है। सो इशू तो है, लेकिन जो रिस्पांस हमें आया शुरू में अच्छा आया। अभी इट कुड बी बेटर, वी कुड बी डूइंग बेटर। हमने डेडिकेट किए हुए हैं फीमेल जनरल जीपीज़ जो कि इसमें स्पेशलाइज रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं और ये मदद कर सकते हैं लोगों की, ख़वातीन की ख़ास तौर पर इस मामले को डील करने में। और इसका पूरा एक मैकेनिज़्म है जिसमें खिजरा और भी आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस तरह से प्रिवेंशन से लेकर रेफरल से लेकर सेकेंडरी प्रिवेंशन से लेकर हम सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि इस साल की जैसे हमने देखा कि द थीम हैज़ बीन के चंद लम्हे अपने लिए। अगर आप अपना ख्याल रखें, कुछ लम्हे अपने लिए निकालें और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप एक बहुत ही मुहलिक और मोज़ी मर्ज़ से न सिर्फ उसका इलाज कराकर उससे बच सकते हैं बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो सकती है। खिजरा, इसमें जो इस द शर्म का पहलू, यानी हम
ट्रेडिशनली बात नहीं करते इस बारे में, और जब बात करते हैं बहुत देर हो जाती है। तो आपको लगा कि वो जो सेंसिटिविटी थी, आई एम श्योर कि आपके क्योंकि ख़वातीन जीपीज़ हैं जो कॉल सेंटर पे मौजूद हैं, उन्होंने क्या फेस किया, किस किस्म की गुफ्तगू आई, किस किस्म के सवालात उनसे किए गए? आई थिंक वो जो पूरी फर्स्ट लेडी की कैंपेन थी वो इसी बैरियर को टैकल करने के लिए थी कि अगर हम इतनी शर्म में फंसे रहेंगे तो हम इस बात के इलाज तक पहुंचेंगे ही नहीं। बिल्कुल। जो सेल्फ एग्जाम करना है, हमने कभी लेडीज को बताया ही नहीं कि ये सिर्फ आपने तब नहीं करना जब आप एक लंप ढूंढ रही हैं, आपने इसको हर महीने करना है ताकि जब आपको लंप फील हो तो आपको पता चले कि ये नॉर्मल नहीं है। यू नो, एक होता है ना कि आप हर महीने अपना टेस्ट करें ताकि आपको पता हो कि नॉर्मल क्या है, ताकि जब एक लंप आपको फील हो यू नो कि दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको लगता है कि कई दफ़ा लोगों को पता ही नहीं चलता, यानी जब डॉक्टर एग्जामिन करता है और कहता है कि भाई कोई गिल्टी है, कोई गुठली है, उससे पहले कई ख़वातीन को पता ही नहीं होता? नहीं पता चलता क्योंकि आपको इससे तकलीफ नहीं होती है। सही। अगर या जो भी है आपको तकलीफ नहीं होती, तो बहुत सारी रूरल एरियाज में तो औरतों को फील ही नहीं होता, और जाहिरी तौर पर भी इसकी कोई अलामात अक्सर नहीं होती। नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं कि बुखार हो गया या अनलेस आप या फिजिकल अपीयरेंस में कोई तब्दीली आ नहीं। अगर आप बहुत लेटर स्टेज पे जाके ऑब्वियसली व्हेन यू हैवंट कॉट इट वो इशू हो जाता है, बट इनिशियली अगर आपको लंप है भी, आपको अनलेस आप टेस्ट करती रहेंगी आपको नहीं पता चलेगा कि एक लंप है भी वहाँ पे। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात इस हेल्पलाइन की ये लगी कि इसमें मुख्तलिफ ज़बानों में आपकी असिस्टेंस हो सकती है, यानी अगर आपकी क्वेरी है और आप उर्दू रवानी से नहीं बोलते या अंग्रेज़ी नहीं समझते तो आपकी इलाकाई ज़बानों में भी आपके पास ये सहूलत मैसर है। खाकान, इसके लिए स्पेशली ट्रेन करना पड़ा डॉक्टर्स को, और वर यू एबल टू फाइंड देम ईजिली? देखिए, हमारे जैसे आप जानती हैं कि डॉक्टर्स एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो कि फीमेल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स मतलब नर्सेज, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट को एग्रीगेट करता है और फिर ज़्यादातर ख़वातीन की सेहत के मसाइल के ऊपर काम करता है। तो ऑलरेडी हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौजू के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम मल्टीलिंगुअल स्टाफ हमारे पास मौजूद रहता है। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं और जिक्र करना चाहूँगा, ब्रेस्ट कैंसर पे अगर हम वापस जाएँ, हम अभी बात कर रहे थे कि ये इस मुल्क में टैबू क्यों है ये टॉपिक, और इनफैक्ट हम ये भी बात कर रहे थे कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक आई एम अ मैन, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, एंड वी स्पेसिफिकली चोज टू डू दैट बिकॉज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इट्स अ वेरी सीरियस हेल्थ इशू लाइक एनी अदर इशू, और ख़वातीन या मर्द हजरात, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हम ये इस चीज़ से गुजरती हैं और हज़ारों की तादाद में गुजरती हैं, तो हमें इसको डिस्टिग्मेटाइज करने की भी ज़रूरत है कि ये एक इशू है जो कि किसी भी इशू की तरह है और सीरियसली इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे जो मर्द सुन रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा और ख़वातीन को भी कि इस इशू को अंडर द रैप्स मत रखें। अगर इस तरह की कोई मामला है हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कॉल कर सकते हैं, आपको एक्सपर्टीज़ के साथ और ट्रस्ट के साथ फीमेल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स कंसल्ट करेंगे। अच्छा, एतमाद इसमें मेरे ख्याल में जो आपने कहा ना कि कलीदी नुक्ता है, दैट्स द फोकल पॉइंट, दैट्स द सेंटर पॉइंट, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था बिकॉज उसी तकरीब में जहाँ इसका इफ्तिताह हुआ फिजरा, वहाँ पे बात की गई, आप लोगों ने डमी क्वेश्चंस या रेगुलर क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, तो उसमें मुझे बड़े एक अच्छी बात लगी कि हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं, तो किसी एक ने कहा कि जी हम तो अपनी ख़वातीन को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो इस मर्ज़ के लिए खुसूसन क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन है, मिलना है डॉक्टर से, इलाज करवाना है, हम कैसे जाने दें? अगर ये सवाल आपकी कॉल हेल्पलाइन पे आता है तो फिर क्या डायरेक्ट किया जाता है, क्या बताया जाता है? देखिए, वो इनिशियल हेजिटेशन ये है ना कि औरत बाहर नहीं जाए और ये इतना प्राइवेट मैटर है, तो इस गैप को हम ब्रिज करते हैं कि आप फोन करके एक फीमेल जीपी से बात करेंगी, तो एक वो इनिशियल हर्डल जो है कि एक नामहरम आदमी से हमारी घर की औरत डिस्कस नहीं कर सकते, हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो बैरियर, वो ट्रस्ट आपको हम देना चाहते हैं कि इट्स अ फीमेल जीपी। बिल्कुल। और हम हमारी हेल्पलाइन के थ्रू डिफरेंट स्टेजेस हैं कि पहले हम आपको अगर अवेयरनेस चाहिए तो हम आपको एजुकेट करेंगे कि क्या क्या मसले हैं, क्या क्या अलामात हैं, आप किस तरह इसको टेस्ट कर सकती हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि टेस्ट किस तरह होता है। अगर आपको फिर भी आपको टेस्ट और किसी कंसल्टेंट से करना है तो हम रेफरल्स भी करते हैं और फीमेल जीपीज के रेफरल्स करेंगे, फॉलो अप कर सकते हैं, और हम फॉलो अप भी करते हैं। बिल्कुल, किसी दूर दराज इलाके से आप कॉल कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ कौन सा अस्पताल, कौन सी सहूलत मौजूद है, कि अगर आपने ठीक है जी सेल्फ एग्जामिन भी कर लिया या आप बहुत तकलीफ में हैं, आपने कोई गिल्टी को डिस्कवर किया है, तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने किसी भी मसले को हल करना हो तो स्टेट का बहुत बड़ा किरदार होता है। और जैसे आप फर्स्ट लेडी की बात कर रही हैं,
ये रोल्स और ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि ये आगाही ला सकते हैं बड़े बड़े मसाइल की तरफ। इसलिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को साथ चलने की ज़रूरत होती है। आपने जिक्र किया 2 साल पहले, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है जब आप अपनी आवाज़ शामिल करते हैं, इस तरह की आवाज़ शामिल होती है जिसकी इम्पोर्टेंस है, जिसकी रीच ज़्यादा है, उससे मसले के ऊपर रोशनी भी आती है और फिर हमारे जैसे प्लेयर्स जो कि सोल्यूशन रखते हैं उस सोल्यूशन को डिप्लॉय करने में या आगे लेके जाने में उनको बहुत सहारा मिलता है। और ये हेल्पलाइन इसी का एक इनिशिएटिव है और एग्जांपल है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ये लॉन्च हुई। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि आवाम तक, और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा जो कि रूरल एरियाज़ में या गाँव देहातों में ख़वातीन हैं, क्योंकि 70% पाकिस्तान गाँव देहातों में है। और ये आप ब्रेस्ट कैंसर की भी अगर बात करें तो ख़वातीन जो ज़्यादातर इशूज़ में रहती हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी का इशू है। तो ज़रूर इस नंबर पे कॉल करें 0213873737 और एक जीपी, सर्टिफाइड जीपी डॉक्टर, फीमेल खातून डॉक्टर से बात करें और इस मसले को डिस्कस करें। बिल्कुल। एक दफ़ा फिर खाकान, आपने जो नंबर बताया हम सबको बताना चाहेंगे। इस वक्त अगर आप घर में मौजूद हैं, आपके घर में किसी भी खातून को या किसी भी फ़र्द को, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत रेयर है लेकिन छाती का सरतान मर्दों में भी पाया जाता है, तो अगर किसी को भी शुबा है, किसी तकलीफ में है या इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं, एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि नेशनल हेल्पलाइन छाती के सरतान के लिए, अवेयरनेस के लिए, आगही के लिए उसका नंबर है जी 0213-873-7373। आप किसी से भी किसी भी वक्त इस पे कॉल कर सकते। नहीं, टाइमिंग है इसकी 10 to 6, राइट? 10 to 6 और ये पीर से हफ्ते तक, पीर से लेके हफ्ते तक सिर्फ जी इतवार की छुट्टी होती है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप जिस भी पाकिस्तान में बोले जाने वाली ज़बान में अपने लिए मालूमात हासिल करना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं। आगे ही को बढ़ाइए, बल्कि अपने इर्द गिर्द, आप कभी कभार होता है ना आपके घर में कोई हेल्प मौजूद है और आपको पता है उसके साथ ये मसला चल रहा है बट यू डोंट नो हु टू रेफर टू, या आप उसको समझा नहीं पा रहे, वो अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहे, तो बड़ा आसान है जी। अब इस हेल्पलाइन का सहारा लीजिए, आगे ही फैलाइए और खुसूसन क्योंकि ये बड़ा एक प्रेसिंग इशू है हमारे लिए इन पाकिस्तान में, द नंबर्स शुड कम डाउन और इससे होने वाली जो शरह अमवात है उसको भी रोकथाम करने में सोसाइटी का एक किरदार होना चाहिए। थैंक यू सो मच खिजरा एंड खाकान फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ प्लेजर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले हम असासों का जिक्र कर रहे थे, दौलत की बात कर रहे थे। दौलत के लिए जहानत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या सिर्फ ज़हीन लोग ही दौलतमंद हो सकते हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर मोइज से। हमारे साथ रहिए, बल्कि हो सकता है दौलतमंद होने के कुछ टिप्स भी हमें मिल जाएं। देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हालिया में एक रिसर्च की गई जिसमें यह पता लगाया कि अगर आप गरीब हैं और आप दुआ करते हैं कि जी अल्लाह मियां मुझे छप्पर फाड़ के पैसे दे दे और आपकी लॉटरी भी निकल आती है, आप लखपति या करोड़पति बन जाते हैं, रिसर्च ये कहती है कि उनमें से 80 से 85% लोग दोबारा उसी हालात में पहुंच जाते हैं, वो सारा अपना रुपया पैसा गवा देते हैं। इसमें बड़ा अहम है आपका माइंडसेट, यानी पैसा कमाने और संभालने के लिए भी क्या जहानत की जरूरत होती है या माइंडसेट। दौलत कमाने का, दौलत जमा करने का जहानत से क्या ताल्लुक है, आज ये जानने के लिए हमारे पास मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द वन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और मुझे जाती तौर पे बड़ा मजा आता है इनसे बात करके और इनसे टिप्स लेकर, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? सर बताएं, इस वक्त पैसों की अशद जरूरत सारों को है। जो आपने रिपोर्ट सुबह पढ़ी, मैं देख रहा था कमरे में बैठ के, और कभी कभी हमें लगता है कि ये शख्स अमीर कैसे बन गया। हाँ। तो अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं जी लक, आपकी असिस्टेंट भी मुझे अभी कह रही थी लक, मैंने कहा लक रियलिटी में होता नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज लक। क्योंकि अगर लक होगा तो इसका मतलब है अदल में तवाजुन नहीं रहा। सही। ये कैसे हो सकता है कि आपको लकी पैदा किया और मुझे अनलकी पैदा किया? तो मैं तो खड़े होकर सवाल कर सकता हूँ कि मुझे क्यों अनलकी पैदा किया। लक नहीं होती। लक का फिनोमेना जो है वो अगेन हमारे पड़ोसी मुल्क से आया है, उनके जो रूट्स हैं उसके अंदर लक का कॉन्सेप्ट बहुत है। खुशबख्ती का सितारा, आप अपना एग्जैक्टली ठीक है। यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, पैसे को आप वैल्यू क्या करते हैं, वैल्यू क्या देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अमीर आदमी को देखते हैं और आप कहते हैं हराम से कमाया होगा, ठीक है, अब हो ये रहा है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं दौलत और अपने साथ, यू आर क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, आप दौलतमंद होना चाहते हैं मगर आप किसी और दौलतमंद को देखकर जेलस होते हैं या दौलत को बुरा समझते हैं कि इसके पास इतने पैसे हैं तो उसका यकीनन मतलब है इसने किसी गलत तरीके से कमाया है। अब हुआ ये कि आप दौलतमंद बनना चाहते हैं मगर आपने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया अपने अंदर दौलत के खिलाफ, तो अब आपके लिए दौलत कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक्स कहते हैं।
ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि किसी दौलतमंद को देखें तो चाहे उसने किसी तरह भी पैसा कमाया हो, वो जाने, उसकी जिंदगी जाने, रब जाने, आपका काम ये है कि आप ये देखें कि उसने कमाया कैसे, क्या जहानत इस्तेमाल की, क्या चीज। वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि उनका कोई तरीक़ेकार था सोचने का, खास तरीके से सोचा उन्होंने। दौलत से कभी उन्होंने नफरत नहीं की, दौलत से कभी दूरी नहीं की, और शायद उन्होंने वैल्यू की होगी कि इसकी एक वैल्यू है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आप ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर मोइज, हमारे पास कोई बिल आता है, हमारे पास बेशक पैसे भी हों, मैं अक्सर लोगों को नोट करती हूँ कि वो किस तरह की जुबान, जो कि अक्कासी करे माइंडसेट का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं ओहो ये क्या मुसीबत है, क्या अजाब है। आप कभी शुक्रिया नहीं करते कि यार मेरी जेब में इतने पैसे मौजूद है, मैं आसानी से दे सकता हूँ। मगरिब में बहुत मुश्किल है दौलत कमाना, स्पेशली द फर्स्ट मिलियन जिसके बारे में कहते हैं। उसकी वजह पता है क्या? मैं देखें, आप जब बिल्स आते हैं ना, पोस्टमैन बिल लाके देता है, द मोमेंट दे सी द बिल, उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी बैंक में जो भी उनकी सैलरी स्लिप आई है, पैसा है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या अकल इस्तेमाल होती है दौलत के अंदर। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है, मुझे, आपको, हमें किसी को नहीं पता कि मेरे नसीब में अल्लाह ने क्या रखा है। सही। ये एक मिसकंसेप्शन आज आप अपने इस प्रोग्राम के जरिए लोगों में दूर करें। बिल्कुल। एक शख्स नाकाम होता है, वो कहता है मेरी किस्मत। हाँ। अच्छा भाई, तुम्हें ऊपर से ईमेल आई थी, अल्लाह ने कोई तुम्हें मैसेज दिया था कि तेरी किस्मत खराब है। हाँ। तुम्हें क्या पता तुम्हारी मुकद्दर में, तकदीर में क्या रखा अच्छा, है। मैं आपसे ना कॉमन ब्लॉक्स की बात करना चाहती हूँ जो लोगों के जहन में होता है। एक बड़ा कॉमन लोगों का मिसकंसेप्शन है कि भाई घर में अब्बू अगर पैसे कमा कर लाते हैं तो उनकी ताजीम और एहतराम बढ़ाने के लिए माएं अक्सर बच्चों को कहती हैं देखो पैसा कमाना आसान नहीं है। तो हमने अपने जहन में डाल दिया कि दौलत कमाना मुश्किल है, तो अब अपनी मुश्किल को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको कैसे दूर करें? बिलीफ है ना, बेसिकली बिलीफ बन गया। और वो बच्चा जब जिंदगी में स्ट्रगल करेगा तो अब उसके जहन में ये कि मेहनत से पैसा कमाया जाता है। हाँ। जबकि पैसा कमाने का ताल्लुक मेहनत से बिल्कुल नहीं है, अकल से है, स्ट्रेटेजी से है, दानाई से है। हाँ। राइट। तो जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, मतलब कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ है, अगर आप उनकी जिंदगी को देखें तो समहाउ उनके अंदर इंटेलिजेंस लेवल बहुत था, तालीम हो ना हो। सही। अक्सर जो सेठ थे, अब तो सेठों का जमाना चला गया, अब तो एक 2 नंबर का जमाना आ गया, मगर जब सेठों का जमाना था, अब देखें आज भी उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो बहुत पुरानी, उनमें वैल्यूज हैं, उनका एक कल्चर है। लेकिन डॉक्टर मोइज मुझे ये बताएं कि जब हम जहानत की बात करते हैं कि जहानत से पैसे कमाए जा सकते हैं, हम इतने स्टूडेंट्स को देखते हैं जो क्लास टॉपर्स होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो पैसा क्या, वो नौकरी भी रिटेन नहीं कर पा रहे होते। और दूसरी तरफ एक अनपढ़ सेठ होता है जो बज़ाहिर आपको लगता है कि पढ़ाई में बड़ा नालायक है, लेकिन उसने 4 MBAs को अपने पास हायर किया हुआ होता है। तो ये क्या तजाद है? देखिए, आप तो वैसे बहुत सारी चीजें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में जानती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैंक बेंचर्स होते हैं ना, वो ड्रॉप आउट भी होते हैं, और वो जो क्लास में फर्स्ट आता था वो आज जॉब कर रहा है उसके पास। बिल्कुल। मगरिब में बहुत ज्यादा है। तालीम का जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तालीम का ताल्लुक रिटेंशन से है, मेमोरी से है। आपने एक चीज पढ़ी, चाहे आपने उसको एब्जॉर्ब किया, नहीं किया, अंडरस्टैंड किया, नहीं किया, अप्लाई कैसे किया, अप्लाई कैसे किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप तालीम हासिल ना करें, तालीम करें, लेकिन फिर उसके साथ साथ उस मालूमात को कैसे आपने अप्लाई करना है, वो भी बड़ा अहम है। निजी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। होता ही हम बुक वॉर्म्स हैं, हम कीड़े हैं किताबों के। किताब पढ़ ली, डिग्री मिल गई। मैं एक दफा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में लेक्चर दे रहा था, मेरे पास एक लड़का आया जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था। उसने मुझे आके कहा, सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मुझे जॉब नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों? कहता जिस इंटरव्यू में जाता हूं फेल कर देते, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस आदमी के पास जहानत होगी उसमें कॉन्फिडेंस भी होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जहानत देती है, जहानत कॉन्फिडेंस पैदा करती है इंसान में। तो अब हमें एक तो जहन में यह रखना है कि तालीम हमने इसलिए हासिल करनी है कि माशरा तालीम याफ्ता हो। माशरे में डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, जिंदगी कैसे गुजारनी है, एथिक्स होने चाहिए, ठीक है। मगर दौलत के लिए जहन को इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे मैंने वाकयात पढ़े भी है, मैंने ऐसे लोगों से मिला है जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास बहुत कुछ है। आप देखें ना, ये कोविड-19 के जमाने में लोगों ने घर से जो होम बिजनेसेस शुरू किए, कैन यू बिलीव सिद्रा, कई लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे जो कभी सोचा न था। खवातीन ने कोई सैंडविच बनाती है, कोई केक बना रही है, कोई बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, स्टार्टेड। सारा कुछ इसलिए हुआ कि जिंदगी में जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके लिए चैलेंज हो,
उस चैलेंज को फेस करना, विन करना जहानत का काम है, और जो शख्स विन करता है वही जिंदगी में पैसा। और बड़ा अहम है कि उस वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, क्या आप लड़ाई से पहले ही हार चुके हैं। और उसमें जो हम ब्लॉक्स की बात कर रहे थे, ये बड़ी अहम है कि आप जिंदगी को या किसी चीज को व्यू कैसे करते हैं। दौलत कमानी भी है, लेकिन दौलतमंद लोगों को आप करप्ट समझते हैं, खराब समझते हैं। आप समझते हैं कि उनका लाइफस्टाइल हो सकता है कि जी बड़ा रिलैक्स्ड है और आप उसको नहीं करते। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक डॉक्टर मोइस, उसमें हम अक्सर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, यानी जब लोगों की दीन से वाबस्तगी, लगाव बहुत बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि जी अल्लाह वाले लोगों के पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते, और यानी मुखय्यर अफराद को हम समझते हैं कि शायद वो अल्लाह से दूर हैं या दीन से बहुत दूर हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा कहा आपने। हम एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें अक्सर ये बात समझाते हैं, मनी माइंड के नाम से हमारा एक वर्कशॉप। मुझे याद है मेरे दादा, ही वाज अ मौलाना अब्बास नाम था, वो कहा करते थे पैसा हाथ का मैल है। इसका मतलब है जब जब आप हाथ धोओगे पैसा चला गया आपके पास। सही। अच्छा, फिर एक बड़ा पुराना एक बिलीफ था कि जी पैसा कोई दरख्तों पे उगता है। दरअसल पैसा उगता ही दरख्तों पे। हाँ। आपकी असेंबली में ज्यादातर लोग जो है वो है जिनके पास जमीन है। उनका तो वाकई ऐसा लगता है कि मनी प्लांट लगाया हुआ है, रोज नोट जोड़ देते हैं। अब हुआ ये कि जब ये बचपन से ये सोच आपको जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आई, तो अब एक माइंडसेट बन गया, एक परसेप्शन बन गया। आपने कहा जी दौलत मुश्किल है, दौलत अगर ज्यादा आएगी तो अल्लाह से दूरी होगी। इम्तिहान है, आजमाइश है दौलत। अच्छा, 17वीं सेंचुरी में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक अजीब और गरीब मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा लोगों के अंदर के द पुअर शैल इनहेरिट द हेवन, यानी गरीब आदमी जन्नत में जाएगा, तो अमीर क्या करेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? वजह इसकी थी कि उनको खतरा था कि कहीं ये लोअर मिडिल क्लास, ये जो पुअर क्लास है, ये खड़ी ना हो जाए। आज भी हमें यही कहा जाता है कि चलो दुनिया में तुम्हें मकान नहीं मिला, जन्नत में महल मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा खुशकिस्मत और किसी को कम खुशकिस्मत नहीं बनाया है। ये बहुत बड़ा टेक अवे है आपका, जो आज आपको सीखना चाहिए। और दूसरा ये कि जहानत का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाई IQ और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि उसको अप्लाई करना है एंड बीइंग स्मार्ट अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइस फॉर बीइंग हियर विद अस। इट वाज अ पावर पैक्ड सेगमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपके पैसे भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आज एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है अबाउट द रिश्ता कल्चर। हमारे वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं रिश्ता कल्चर के ऊपर। हाल ही में आपने देखा कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है और खवातीन इस पर जब बात करती हैं, लड़कियां जब इस पर बात करती हैं, वो इसको एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस कहती हैं कि जी खामखा की एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़के वालों की भी, और इसके अलावा जो मैच मेकर्स होते हैं बीच में भी, उनका भी रवैया, उनको कई चीजें नागवार गुजरती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या हमारी अपनी माशरती तनज़ुली की तरफ इशारा कर रहा है कि एक इतनी अच्छी रिवायत जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा रही है, जिसकी वजह से और जिसके थ्रू लोग मिलते थे और रिश्ते तय पाते थे, लोग रिश्ता इज़्दिवाज में बनते थे, क्या हमारे रवैये खुद इतने तल्ख हो चुके हैं कि हम लोगों को मादी तरीके से, उनको मटीरियल, उनकी ज़ाहिरी चीज़ों से जज कर रहे होते हैं। और कभी कभार जो पहले थोड़ा सा हम तकल्लुफ करते थे, थोड़ी सी मुरव्वत दिखाते थे, अब उसको भी बालाए तक रख के हम बिल्कुल डायरेक्ट होके बात करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो अगले के दिल पे तीर की तरह चुभती हैं। इस पर जरा बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये रिवायत है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम इसको फुली लेट गो कर देंगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग कि लोग एक दूसरे से मुलाकात करें और रिश्ते तय पाएं, क्योंकि हर इंसान का हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं है। इस पर बात करने के लिए और जो इसकी मुख्तलिफ तल्ख हकीकतें हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए, उसको एलैबोरेट करने के लिए आज मेरे पास एक जबरदस्त पैनल है। कराची से शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह खान जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू फराह फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा अली लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। यू टू आर अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट एंड अ कंसल्टेंट। इसके अलावा जी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं यास्मीन भट्ट, जिससे थोड़ी देर में हमारा उनसे कनेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा सीनियर मैच मेकिंग एक्सपर्ट हैं जी रुखसार तहमास जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर रुखसार आपसे शुरुआत करूं, मुझे ये बताइएगा कि ये यकायक हुआ है कि लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी है, आज सोशल मीडिया का दौर है तो खवातीन और लड़कियां इस बारे में बात करने लगी हैं, प्रॉब्लम हमेशा से थी या कुछ तब्दीली आई है? आप इसको कैसे देखती हैं?
देखिए सिद्रा, चीजें जो हैं वो एकदम ड्रास्टिक ओवर द स्पैन ऑफ लाइक फ्यू सेकंड्स नहीं होती, ठीक है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जितना सोशल मीडिया पे हम जितनी अनरियलिस्टिक चीजें पुट करते हैं, वो चीज लोगों के ज़हनों पे इम्पैक्ट तो डालती है, ठीक है। और इन द लॉन्ग रन एक्चुअली हमारा कुछ कल्चर इस तरह का है, हमारे नॉर्म्स कुछ इस तरह के हैं कि हमारे पेरेंट्स या जो हमारे एल्डर्स हैं, जब एजुकेशन का फैक्टर नहीं होता तो वो बड़े डिमांडिंग और बड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये कंट्रोलिंग, एक लाइफ को कंट्रोल करना और डायरेक्ट करना, ये बड़ी दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप अपने छोटे, जो आपकी न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, अगर आप उनको गाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, या अगर आप उनको डिक्टेट करेंगे नहीं यही सही है यही गलत है, तो यहाँ से सारा प्रॉब्लम जो है ना मेरे ख्याल में स्टार्ट होता है। सही अली, लेकिन आपसे इस बारे में लाना चाहूंगी थोड़ा सा मेल पर्सपेक्टिव। मुझे बताइए कि खवातीन का, जो मैंने जितने लोगों की बात सुनी है, यकीनन उनको विक्टिमाइज किया जाता है, बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, रिजेक्शन का रेट भी ज्यादा होता है। लेकिन क्या ये कहना सही है कि लड़के इस प्रोसेस में, इस रिश्ते वाली पोजीशन में कोई पावर पोजीशन में होते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होते, या उनके साथ कोई ट्रॉमा नहीं होता? आई गेस अगर हम अभी अब की टाइम की बात करें प्रेजेंटली, तो अब दोनों तरफ जो है ना वो डिमांड्स हो गई हैं सबकी। हम क्योंकि हम इवॉल्व कर रहे हैं तो चीज़ें अवेयरनेस में आ रही है। सो फीमेल्स की भी जो है वो डिमांड्स होती हैं, और उसमें अक्सर मेल साइड अगर हम देखें तो वो दब जाती है। सो आई पर्सनली बिलीव कि दोनों को जो है हमने बैलेंस लेके चलना चाहिए और दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जब ऐसा कोई एक हम लेके जा रहे हो कोई रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन फरा, अभी इक्वालिटी से तो हम बहुत दूर हैं। आप बताइए, आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने देखा है कि जो मर्द हजरात हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता? लड़की, जैसे अक्सर हमारे माशरे में कहा जाता है ना, लड़का चाहे जैसा भी हो, और जो आपको दुल्हन चांद जैसी चाहिए, तो एक नजर जरा अपने बेटे पे डाल के फिर रिश्ता लेने निकले। हाँ जी, आप क्या कहेंगी? I think that's the entire summary, सिद्रा, जिस तरह आपने ब्यूटीफुली पुट किया है। बट मैं आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर बताऊं, सो द पेनफुल थिंग इज कि ये प्रोसेस शुरू हुआ था हेल्प करने के लिए, ना कि एक दूसरे को समझिए तनकीद करने के लिए, और ना दूसरे को कॉम्प्लेक्सेस में डालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये सारा प्रोसेस अब ऐसा बन चुका है जिसमें ना सिर्फ बच्चियों के लिए जहनी दबाव का शिकार हो रही हैं, वो उनकी सेल्फ इमेज पुअर हो रही है, और उनको ये लगने लगा है कि शायद हम में वो खूबियां नहीं हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। सही। मजे की बात तो ये कि क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात आ रहे हैं जो रिजेक्शन की वजह से डिप्रेशन का और एंजाइटी का शिकार हैं। मतलब उनको ये लगता है कि जी, यहाँ तक ये भी बोला सिद्रा कि अगर हमारा घर छोटा है तो हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हम किराए पे हैं हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा पे स्केल इतना था हमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब बताइए ये सब चीजें जो है वो मेंटली, इसके ऊपर जो बहुत आपने बिल्कुल सही बात की कि कई लोगों का एतराज ये है कि ये जो मीटिंग होती है बड़ी बनावटी होती है। हाँ जी। रुखसार, आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये मीटिंग कितनी बनावटी होती है? वही वाली बात कि अब तो लोग बिल्कुल भी आसरा नहीं करते, पहली मुलाकात है जिंदगी में आपकी और झट से आप लड़की वालों से पूछ लेते हैं कि जी ये मकान आपका किराए का है या जाती है। तो ये बड़ा चुभता है किसी को, ये उसकी आप जातियात पे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप, आपके एक्सपीरियंस में इस तरह के लोग आए हैं? देखिए सिद्रा, मैं जिस प्लेटफॉर्म से हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज शादी.pk, ठीक है। व्हाट वी डू ओवर हियर इज हम इसी फैक्टर को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। वहां पर कोई मटेरियलिस्टिक किस्म के हमारे ऑप्शंस नहीं होते, कोई मटेरियलिस्टिक, मतलब हम एक प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें उसकी एजुकेशन को हाईलाइट किया जाता है। उसमें ये हाईलाइट किया जाता है कि वो बंदा या बंदी पर्टिकुलरली कैसे देखता है जिंदगी को कैसे देखता है, अपने मामलात को कैसे, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करता है। ये प्रायोरिटी होती है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके नॉर्म्स क्या है, ठीक है। सही। और लेकिन बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। अगर इसके बरक्स देखा जाए, जब हम इसके ऊपर सारा काम कर रहे थे, जब होमवर्क कर रहे थे, शादी.pk को बिल्ड कर रहे थे, डेफिनेटली एक होमवर्क रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो हमने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो प्रॉपर इसका एक सीक्वल किया, और उसके अंदर ये जो ट्रॉमा की आप बात कर रही हैं, ये मतलब दिस इज वेरी अलार्मिंग। और ये चीज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंपैरिजन का ये जो एक स्टेट आ गया है ना कि अच्छा उसने अगर 1 करोड़ में शादी किया तो मैंने 1.5-2 करोड़ में शादी की। लेकिन यहाँ पे देखिए, वापस आते हैं जरा रिश्ते की उस मीटिंग के ऊपर। आपने कहा यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई और बड़े अच्छे ख्याल के साथ कि भाई इन चीजों को एलिमिनेट किया जाए, पहले ही बता दिया जाए कि डिमांड क्या है या एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन अक्सर ये भी देखने में आया रुखसार, जो लोग रिवायती अंदाज में मैच मेकर के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि रिश्ते वाली आंटी अपना रिश्ता वहां पे सेट कराने के लिए हर तरह की बात कह देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़की की पहले मंगनी
टूटी भी हो, या उसका कद थोड़ा कम हो, या उसकी रंगत थोड़ी ज्यादा इतनी ज्यादा साफ ना हो, तो उसको कह दिया जाता है कि भाई इससे आपसे कई बेहतर जो ऑप्शंस हैं वो भी अभी तक बैठे हैं, जो आ रहा है उसको गनीमत जानिए और हाँ कर दीजिए। ये प्रेशर आंटियां बिल्ड करती हैं, रिश्ते वाली आंटियां बिल्कुल करती हैं। सिद्रा देखिए यहीं पर फर्क आता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे जब एफर्ट हो रही होती है तो वो एक इनफरादी तौर पे उस बंदे की हद तक होता है कि उसके कितने मॉरल वैल्यूज हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो लोग ज्यादातर इस काम में, मैच मेकिंग के काम में होते हैं, वो बस ये कहते हैं कि जस्ट रैप इट अप, निपटाओ। ये नहीं देखते कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी इन द लॉन्ग रन कितनी अच्छी है, सस्टेनेबल होगा भी ये रिश्ता या नहीं। उनको सिर्फ अपने उन चंद पैसों से या अपने उन चंद टिप्स पे गर्ज होती है जो उनको रिश्ता होने के बाद मिलनी होती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। हम आपको बताते चलें कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका क्या ख्याल है। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो रिवायती अंदाज में रिश्ता मिलवाया जाता है, घर में बुलाया जाता है, चाहे समोसा पार्टी होती है, ट्रॉली सज कर जाती है, क्या ये बनावटी मीटिंग होती है? इसको नहीं करना चाहिए, और अगर हम इसको लेट गो कर दें तो फिर रिश्ते होंगे कैसे? कहाँ लड़का और लड़की जो एक मुनासिब रिश्ता है उससे मुलाकात की कौन सी फिर जगह बनती है? अली, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि जी ये रिश्ता कल्चर नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की खुद ही आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें, ये मीटिंग बनावटी है, उनके जहन में क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए, इसका जो सबसे पहले तो हमको जो नफ्सियाती पहलू अगर मैं देखूं तो जो सबसे पेनफुल चीज किसी इंसान के लिए वो रिजेक्ट होना है, क्योंकि वो आपका जो आई एम नॉट गुड इनफ वाला जो एक चीज होती है उसको ट्रिगर करती है। अब दो लोग मिल रहे हैं और एक ने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया तो वो उसके जहन में एक बिलीव बैठ जाएगा कि मेरे में कोई नुक्स है, और वो उस बिलीफ को लेके जो है ना उसकी फिर वो नॉर्मल लाइफ में भी भले वो चीज खत्म हो गई है लेकिन वो अलग अलग मोर अगलियर फॉर्म में जो है वो बिहेवियर्स आएंगे। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस। यास्मीन अब हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। यास्मीन, मुझे बताएं कि कोई भी ऐसी मीटिंग को लड़की वाले इस तरह क्यों नहीं देख पा रहे कि भाई जितना राइट अगले के पास है मुझे रिजेक्ट करने का, मेरे पास भी उतना ही है। ऑटोमेटिकली लड़कियां या लड़की के घर वाले ये क्यों समझ लेते हैं कि भाई हमें जज किया जा रहा है, हम रिजेक्ट हो सकते हैं? अच्छा, उसके पीछे जो है एक बड़ी पुरानी रीजन है। अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें ना सिर्फ जो है वो इस चीज का जिक्र किया जाए कि लड़के लड़कियां कैसा फील करते हैं, इसमें एक साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक टर्म यूज की जाती है पॉलिसी ऑफ फेयरनेस, जिसमें लोगों को लगता है कि अगर सारी जिंदगी जो है मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, सारी जिंदगी मैंने बड़ी शराफत के साथ गुजारी है, तो मुझे जो है वो बहुत अच्छा मैच मिलेगा। अक्सर बच्चियों को मैं ऐसे देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि आके कहते हैं कि सारी जिंदगी हमने कोई हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं था, हमने अम्मी अबू की पसंद के खिलाफ हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और अब जो है वो हमारा अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा, और अब जो है हम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। हमने वो सारा कुछ किया है जो कि एक हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ये बड़ा परसेप्शन है। लोग कहते हैं कि जो जरा आउट गोइंग थे, जो जरा शोख और चंचल लड़कियां थी, उनको तो बाहरी कोई पसंद कर लेता है, या उन्होंने किसी को पसंद कर लिया। हम जो घरेलू लड़कियां हैं हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। फिर इसका आप क्या जवाब देती हैं यास्मीन उनको? ट्रू। अच्छा, तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि सोचने का गलत तरीका है। मैच मेकिंग जो है एज मुस्लिम्स भी हमारा बहुत ज्यादा बिलीव सिस्टम है कि हम लोग जो है वो किस्मत पे बिलीव करते हैं कि शादी तो वही होनी है जहाँ आपकी किस्मत कहती है, ठीक है? सो वी शुड गो थ्रू लाइफ जैसे कि लाइफ हमारे पास जैसे जैसे आती जाती है हमें वैसे आपस की बात है, रिश्ता देखना ना हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है यास्मीन सारे लोगों की बातें सुन के कि ये रिश्ता नहीं है, ये CSS या IELTS का पेपर है। एक दफा रिजेक्ट होते तो फिर जहन में ऐसी छाप बैठ जाती है कि अगले दो को फेस करने की भी हिम्मत नहीं होती, और इंसान वैसे ही जिस तरह कहते हैं डिफीटेड वहां जा रहा होता है। इस माइंडसेट को हम कैसे बदल सकते हैं, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब अली, जितने लोगों को रिश्ता कल्चर से रिश्ता आना, वो चाय की पार्टी हो, उस ट्रॉली से एतराज है, उनकी रही सही उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो बाहर जाएंगे, अभी नौकरी करेंगे, कोई अच्छी जगह पे कोई मिल ही जाएगा। लेकिन उन उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए आ गया इस साल कोविड-19, जिसने आपको बताया कि अब आप हैं, आपका घर है और उसकी चार दीवारी है। तो वो जो रिश्ता आपने रिजेक्ट किया था ना 2 महीने पहले, वो भी आपको कदरे बेहतर लगने लगा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने कहा यही है वो जो मैंने परसू करना है। रुखसार, ऐसा भी हुआ है? आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि लोगों की वो जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो डिमांड्स थी, उसको एक रियलिटी चेक मिला है कोविड-19 में? बिल्कुल सिद्रा, मैं आपको बताऊं, आई विश आई कुड शेयर द स्टैट्स विद यू। हमारा जो इन्वॉल्वमेंट रेट था, ठीक है, और ड्यूरिंग दिस कोविड वो सबसे पीक पे था। अच्छा,
ठीक है, हाँ बिल्कुल। और मतलब जो ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, क्योंकि सिंस हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड मैच मेकिंग, तो हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट का एक अपना पर्सनलाइज्ड मैच मेकर होता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता था कि क्लाइंट आगे आगे होता था और मैच मेकर पीछे पीछे, सर ये मैच देख लें, ये मैं, और इज लाइक क्या मेरी आज मीटिंग है, मेरी कल है, मैं आज देखूंगा। जो नॉन सीरियस लोग होते हैं, सही, मतलब शादी उन्होंने करनी होती है लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं इसको कर रहे होते। ओके, तो वो लोग भी सिंस दे हैड नथिंग टू डू, तो वो इस चीज को नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब इनसे भी बात करा दें, इनसे भी बात करा दें, तो देयर वाज अ स्पाइक। वाओ। तो हम ये जानते हैं कि ठीक है हम घरों में बैठे थे, लेकिन फिर हमारे जो पेंडिंग काम थे और उसमें शायद सरे फहरिस्त हमारा काम था शादियां और रिश्ते तलाश करना। लोगों ने कहा जी फोकस्ड होके इस वक्त मैच मेकिंग होगी। क्या कहेंगी डॉक्टर फराह? लेकिन फिर रिजेक्शन रेट का क्या हुआ? रिजेक्शन रेट भी तो बढ़ा ना, जब एंगेजमेंट बढ़ी तब हमने उसको हमने माइंड नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि शायद ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अगर एक शख्स आपसे बात कर रहा है और उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, तो आपके पास भी 4 ऑप्शंस हैं। डिड दैट पैसिफाई? एक्चुअली आप जैसे कोविड का जिक्र कर रही हैं, और कोविड में जाहिर हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो गई थी। अब उसमें पता है क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, जो है उस पर सब्र शुक्र कर लो। जो ऑप्शन भी होना हो, जो ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर मिल ना बचा तो फिर, बिकॉज इट्स वेरी फनी टू सी दैट एक्चुअली रिश्ता और सारी चीजें जो प्रोसेस वैसे फिजिकली मीटिंग के थ्रू होती थी, वो अब जूम के थ्रू या ऑनलाइन एप्स के थ्रू हो रही हैं। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जहां बात करें रिजेक्शन की या जहां बात करें प्रेशर की, वो प्रेशर चाहे स्क्रीन के बाहर हो आप या स्क्रीन के अंदर हो, वो है। हाँ। उसका मेजर इंग्रेडिएंट यही है सिद्रा, कि लोगों ने इस पूरे ब्यूटीफुल प्रोसेस को ऑफ फैसिलिटेटिंग और हेल्पिंग बजाय इसके बना दिया है कि आप दूसरे को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हो, नुक्स निकालने का प्रोसेस। एक सवाल जहन में आता है, जो लड़कियां इस पे बहुत तनकीद करती हैं, वो कहती हैं कि रादर देन दिस, उनका जो ऑप्शन उनको प्रेफर वो कर रही हैं वो ये कि किसी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग के बाद भी तो रूट यही है ना, यानी अगर आपने मामलात को आगे बढ़ाना है तो उस लड़के को अपने घर वालों को लेकर आपके घर आना होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि लड़कियों को वो शील्ड चाहिए। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज कि जी अब मामला तय हैं, अब ये लड़के के घर वाले मुझे जज नहीं कर रहे होंगे, बल्कि मुझे एक अलग नजर से देख रहे होंगे क्योंकि मैं उनके बेटे की पसंद हूँ। इज दैट व्हाट गर्ल्स आर लुकिंग फॉर? दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, मैं ऑलरेडी एक्सेप्टेड हूँ, तो मुझे वो एग्जामिनेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा, उस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिसको बेसिकली अवॉइड करना चाह रहे हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग सिद्रा, एग्जामिनेशन और टेस्ट ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस है ना। सही। ये तो हर रोल में होंगे, इवन इफ दे गेट मैरिड, ये तब भी होगा। सो उनसे भागना बेकार है मेरे ख्याल से। यहाँ पे एजुकेशन ऑफ द गर्ल और अ बॉय इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर जहाँ गोल हिल जाता है ना आपका, जहाँ आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है, वो मुझे पसंद कर ले, मैं एक्सेप्ट हो जाऊं, और हमने दुनिया अपनी जिंदगी का एक गोल बना लिया, वो गोल क्या है, ओह यू स्टिल नॉट टेकन। अभी निकाह होता नहीं है कि फेसबुक पर सरनेम चेंज हो जाता है। सही। अभी मंगनी होती नहीं है, आधी अंगूठी उंगली में है और वहां पे एंगेज लिख दिया जाता है। आई एम सरप्राइज्ड विद द स्पीड। यही स्पीड अगर हम अपने ग्रोथ, फ्यूचर गोल्स के लिए बना लें तो हम कहाँ हों फिर? एब्सोल्युटली। या आप क्या कहेंगी यास्मीन यहाँ पे कि इन्होंने पर्पसफुल होने की बात की है, और अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे जिक्र कर रहे थे कि एक रिश्ता रिजेक्ट होता है तो हमारा माइंडसेट बिटरनेस की तरफ जाने लगता है, यानी वो एक एक्सपीरियंस हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि फलाना रिश्ता अच्छा नहीं आया था, उन्होंने तो बड़ा बुरा रिश्ता दिखाया, या रिश्ता हमें पसंद आ गया था और अगलों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। ये इतनी छाप क्यों छोड़ जाता है हमारे जहनों पर? अच्छा, आप ये देखें कि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम बचपन से उनको बताना शुरू करते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा सारी तरक्की कर सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। हाँ। जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लड़की हो तो क्या हुआ, लड़कियां लड़कों के बराबर होती हैं। और फिर देन सडनली हम उसको एक पुराने रवायती स्टाइल के अंदर डाल देते हैं, और फिर हम उसे कहते हैं कि अब तुम उसी स्टाइल से गुजरो। एंड फिर जब उसकी रिजेक्शन होती है तो सडनली हम उसको कोप करने का तरीका भी नहीं बताते हैं, हम उसे कोपिंग मैकेनिज्म बताते भी नहीं, हम ये भी नहीं बताते कि अपनी सेल्फ केयर कैसे करो, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कैसे करो, मेंटल हेल्थ को कैसे करो। बल्कि हम क्या करते हैं कि रिश्ते वाले जो बता के जाते हैं, ओ आपकी बेटी का कद छोटा है, तो हम कहते हैं चलो बेटा तुम कल से हील पहन लो। वो कहते हैं जी बाल छोटे हैं, वो कहते हैं बाल लंबे कर लो, वो कहते हैं फैशनेबल बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं चलो दुपट्टा लेना शुरू कर दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। और पता है हम चारों जो लड़कियां इस टाइम सेट पे बैठी हुई हैं, हम जिंदगी में कभी ना कभी इस सारे प्रोसेस से गुजरी हुई हैं, तो हम पर्सनली इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि हम जितने मर्जी अकम्प्लिश्ड हो जाएं, हम जितने मर्जी जो है वो जहां मर्जी पहुंच जाए, जितने
खूबसूरत हो जाए। We've all gone through this process, right? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं ये समझना भी चाहती हूँ कि वो जो अगली पार्टी मिलने के लिए आती है, जिसमें हो सकता है लड़के की अम्मी हो, लड़के की बहन हो और कभी कभार लड़का खुद भी शामिल होता है, उसमें एक्चुअली लड़के की कितनी से होती है? अली, ये जरा क्लैरिफाई कीजिएगा, आपके ख्याल में लड़के की कोई से भी होती है या खवातीन ही मिलके फैसले कर रही होती हैं? देखिए, बहुत कम लोग जो है वो प्रिविलेज इनफ फैमिलीज जैसे आते हैं जहां सबकी सेहत देखी जाती है। वरना मोस्टली हम देखें तो हमारा जो मेजॉरिटी जो कल्चर जो है वो यही होता है कि पेरेंट्स जो है उन्होंने डिसाइड कर दिया है और चीजों को आगे लेके चलना है। सो इसमें थोड़ी सी जो है ना, तो मैं यहाँ पे रिलेट करना चाह रही हूँ कि लड़की जितनी हेल्पलेस और वल्नरेबल फील कर रही होती है, लड़का भी उतना ही या उससे थोड़ा सा कम वल्नरेबल फील कर रहा होता है। आई पर्सनली फील इन माई ओपिनियन के जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उसमें मेल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ऑन द स्ट्रॉन्गर एंड होता है, क्योंकि बचपन से वो लड़कियों को एक चीज है जी, आपका अल्टीमेट गोल शादी है, ठीक है, और जहां रिश्ता आया और जिसके लिए उनको पूरी जिंदगी तैयार किया गया, दिस इज द सैड पार्ट, वहां पे उनको रिजेक्शन मिल गई, तो यू कैन इमेजिन वो किस किस्म के ट्रॉमा से जो है वहां पे गुजरेंगी। अच्छा, इसमें एक लाइफ स्पैन की भी अक्सर बात की जाती है, एक और बिलीफ है जो हम हथौड़ा मार मार के आपके सर में डालने की कोशिश करते हैं। रुखसार, इसके लिए आपके पास आना चाहूंगी कि लड़कियों को कहा जाता है अच्छे रिश्ते एक सर्टेन एज तक आएंगे, उसके बाद फिर जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये अभी भी लड़कियां, आज की लड़कियां, साल 2020 में भी लड़कियां इस बात पे बिलीव करती हैं कि 24 साल से ऊपर आपके अच्छे रिश्ते आएंगे, उसके बाद फिर आपकी किस्मत? जी, ये तो इतना एक सॉलिड पॉइंट हो गया है कि आई कैन नॉट टेल यू। अच्छे खासे पढ़े लिखे माँ बाप हमारे पास, मतलब इतना अच्छा उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, उन्होंने सर्व किया होता है किसी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इवन देन 21-22 साल की उनकी बच्ची होती है जो कि अभी पढ़ रही है, शी डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और वो आके हमारे पास जब रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो दे आर लाइक कि प्लीज देखिए हमें बहुत जल्दी है। हम लोग पूछते हैं ऑब्वियसली कि सर जल्दी का रीजन क्या है, आप लोग कहीं मूव आउट कर रहे हैं, कोई ड्रास्टिक चेंज ऐसा आ गया है, व्हाट इज द रश? तो रश यही होता है कि जी 23 साल की हो जाएगी, फिर आपको पता है वो इतना कोई अच्छा खास रिश्ता नहीं आता, 24 की हो जाएगी। मतलब हर बंदे ने ना अपने जहन में मेंटल बैरियर्स रखे हुए हैं। यानी माशाल्लाह 22 की होते ही तो वजीफे शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, आपको विर्द बता दिए जाते हैं कि सुबह उठ के ये पढ़ना है, फलानी नमाज के बाद ये पढ़ना है, तो अच्छा रिश्ता आ जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शौकत इकबाल बात कर रहा हूँ, कराची। जी शौकत साहब, क्या कहेंगे? ये बात सही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? जी, तो मैंने तो सर टीवी की आवाज हल्की कर दी थी, लेकिन आज ये कह रही थी कोई वजीफे के बारे में बता रही। हाँ, मैंने कहा कि जैसे ही लड़कियों की उम्र 22-23 को क्रॉस करती है तो माँ बाप और मिलने जुलने वाले, रिश्ता कराने वाली आंटियां बताना शुरू कर देते हैं कि वजीफा पढ़ो, अच्छा रिश्ता आएगा। तो अच्छे रिश्ते की कोई तो देखे, अल्लाह ताला से तो मांगना चाहिए, बेशक, वजीफा नहीं कहने की, अल्लाह ताला से दुआ तो मांगनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे जो सवाल है कि 24 साल की उम्र के बाद क्या अच्छे रिश्ते लड़कियों के नहीं आते? रिश्ते तो किसी भी उम्र में अच्छे आ सकते हैं, सही। रिश्ते के जो जोड़े हैं आसमान तक बनते हैं, बस ये कि इंसान कोशिश करता है, और जो है अगर कोशिश में कामयाबी हो गई तो सबसे अच्छा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात यह है कि आजकल बड़े लोग तो रहे नहीं है। सही। बड़े लोगों की अब आप देखिए कि जब बड़े लोगों से मशवरा किया जाता था तो रिश्ते करने में बड़े लोगों को बिठाया जाता था। सही। आजकल तो ये हुआ तो रिश्ते वाली आई, उनसे कह दिया कि फौरन ये रिश्ता करवाना है, वो आई, उन्होंने सोचा कि मुझे पैसे मिल जाएं, अब ये बड़े से मैच करे ना करे लड़का लड़की। महाराज ये होता है कि पहली चॉइस होती है लड़कों की, और लड़के वाले आते हैं, वो देखते हैं, वो आती है उनकी सास होने वाली लड़की की सास होती है, वो कहती है लड़की को खड़ी हो जाइए, अपने हाइट दिखाइए कितनी आती है, आपको बिरयानी पकानी आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बिरयानी पकानी आती है नहीं आती? सबसे पहला सवाल ये करती है, मैं ये तजर्बा अपने बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह 5 बेटे हैं, माशाल्लाह 4 की मेरी शादी हो चुकी है, बेटे होंगे माशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे माशाल्लाह इनमें काफी तजर्बा रिश्तों में, और 5वीं बेटी मेरी माशाल्लाह 19 साल में, उसकी भी माशाल्लाह रिश्ते आने शुरू हो गए। साहब, आपने किस किस्म का जहनी दबाव महसूस किया जब ये मुलाकात होनी होती थी? तो आपके घर में टेंशन होती थी इसको लेकर? नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई जहनी दबाव तो नहीं किया, लेकिन जब मेरी बेटियां हुई माशाल्लाह 5 बेटे हैं मेरे, और सबसे बड़ी बात यह कि सिद्रा का जो इकबाल है, इनका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखता हूँ, क्योंकि मेरी तीसरी बेटी का नाम जो है वो सिद्रा इकबाल है। अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू। माशाल्लाह जब इनकी एजुकेशन वगैरह का आ रहा था, यूँ इनकी आती थी, तो वो उस वक्त मेरी बेटी भी पढ़ रही थी, माशाल्लाह वो शादी होकर अमेरिका चली गई जी, वो माशाल्लाह सिद्रा इकबाल हो जाए।
बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया। पैनल की तरफ वापस जाऊंगी। फरा, बल्कि एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, वापस आएंगे तो फरा से जानेंगे जो जहनी दबाव का यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि खड़े होके दिखाओ और बिरयानी पकानी आती है या नहीं आती। ये जाहिर सी बात है, दिलों को जाके लगती है ये बात और इससे गुरेज भी करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। ऑफलाइन भी बड़े मजे की बात हो रही थी। एक लोगों ने कहा कि जी एक हाकिमाना सोच होती है, अगर लड़के की पसंद भी हो तब भी अगर वो किसी जगह पे रिश्ता लेके अपने घर वालों को कन्विंस करके पहुंचता है तो लड़के की माँ समझती है कि पावर पोजीशन में तो मैं ही हूँ, मैं डिसाइड करूंगी कि रिश्ते में हाँ होनी है या ना होनी है, या इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके इसको यहीं रफा दफा करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है, लड़के वाले आके अपने घर का हाल अहवाल इस अंदाज में बताते हैं कि ये नहीं बताया जा रहा होता कि हम कैसे रहते हैं, बल्कि ये बताया जा रहा होता है कि इसमें जी कोई लचक नहीं है, आपकी बेटी या ये लड़की जब ब्याह कर इस घर में आएगी तो इसको इसमें एडजस्ट करना है। तो वहां पे पुश एंड पुल शुरू हो जाता है। फरा, हाउ, जब लड़की ये बात सुन रही होती है, और अभी जैसे शौकत साहब कह रहे थे कि लड़की से मुझे ऐसा लगता है बात करने का सलीका ही किसी को नहीं सिखाया जाता। पहले बच्ची से पूछते हैं आपको क्या पसंद है, क्या हॉबीज पसंद है, शायद इसी नियत से पूछा जाता है कि इसको तो हम कुचल के इन हॉबीज को खत्म कर देंगे, ये आपकी दिलचस्पियां रहेंगी ही नहीं। क्या कहती हैं आप? एब्सोल्युटली। एक्चुअली सिद्रा, अलमिया क्या है कि जब भी आप लड़की देखने के लिए जा रहे होते हैं तो आप ये फील नहीं करते कि आपकी भी बेटी एक टाइम पे उसी सिचुएशन में होगी। हाँ। और आपको वो उस वक्त लड़की सिर्फ एक प्रोडक्ट नजर आ रही होती है जिसको आपने अपने घर के शोपीस में रखना है और ये चेक करना है कि वो आपके घर के हिसाब से किस तरह से फिट हो रही है। हाँ। तो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखा जा रहा है। जहां आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि वो एक इंसान है तो ऑटोमेटिकली आप ये भी फील करोगे भाई उसके एहसासात हैं, हम उसको इस पूरे प्रोसेस को रिस्पेक्टफुल तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। जब हम आप पे एक खाना है आपके घर में और उसको आपने फिल करना है और आप उसी नजर से अगले को देख रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप बहुत उम्दा मौजू पे बात कर रही हैं। आज के लिए बहुत माशरे में देखा जा रहा है कि बेचारी लड़कियां जो हैं कुछ इस तरह के मामला का शिकार होती हैं कि रिश्ता नहीं हो पाता। और बात ये लड़कियां ही रिजेक्ट नहीं की जाती, लड़के भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अजीब सी वबा फैली हुई है। तो जो तरीका हमारे मजहब में उस तरीके से अगर रिश्ते हों तो बहुत आसानी है। बहुत से माँ बाप बिला वजह जो है, एक कहते हैं ना कि कोकाफ का गुलफाम शहजादा आएगा, उस आसरे में लड़कियों को बूढ़ा करते हैं, जो कि बहुत गुनाह का काम है। और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, जो शादी की सही उम्र होती है, ऐब ना निकाले जाएं अच्छे भले रिश्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ये बात करने के लिए। यास्मीन, क्या कहेंगी, लोगों को जब हम प्रेशराइज करते हैं तो यू फील के पीपल टेक इट वेरी पर्सनली एज वेल, और वाकई उनके जहनों में ये बात चलने लग जाती है कि यार एक जगह से शिकस्त हो गई, रिजेक्शन हो गई, मुझे छोड़ दिया गया, एंड देन इट चेंजेस देयर पर्सनालिटी एज वेल। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, मैंने पर्सनली अपनी फैमिली में ये होते हुए देखा कि जब मंगनी टूटती है तो आपको जो है वो अपने बारे में सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह हुई होगी जिसकी वजह से जो है अगले बंदे ने अलहदगी इख्तियार करने का सोचा। अक्सर लोग ये भी कहते हैं, बल्कि रिसर्च भी प्रूव करती है कि जब हम किसी ब्रेकअप से गुजरते हैं या जब हम किसी रिजेक्शन से गुजरते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो एग्जैक्टली उसी विड्रॉल से गुजरता है जो कि हेरोइन की विड्रॉल होती है या फिर किसी टबैको की या सब्सटेंस की विड्रॉल होती है। हमारा दिमाग उसी विड्रॉल से गुजरते हैं तो हमारे ऊपर वही सारे सिम्टम्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप हेरोइन की विड्रॉल से गुजरे तो आपको जो है वो आपके जिस्म का लेकिन कोई आपको कोई नरम गोशा अपने दिल में नहीं देता कि भाई अभी इसका रिश्ता रिजेक्ट हुआ है, मंगनी टूटी है तो ये हेरोइन के विड्रॉल सिम्टम से गुजर रहा है, ऐसा कोई आपको एक क्वेश्चन नहीं देता। अच्छा जी, एक बड़ा क्विकली मैं एक तरफ आना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी इस बारे में रुखसार के रेफरेंसेस। पहले होता था कि कोई रिश्ता आया, आपको समझ भी आ रहा है, आपने वक्त मांगा है उसके लिए डिसीजन लेने के लिए, तो आप जरा लोगों से इन्वेस्टिगेट कराते थे, रेफरेंसेस लेते थे। आमतौर पे अब लोग इस बात को सीक्रेटिव रखते हैं, उनको लगता है कि अगर बात फैलेगी, बात ना बनी तो फिर ज्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, लोग अभी भी इन्वेस्टिगेट कराते हैं, रेफरेंसिंग करते हैं, या खुद ही अपनी इंट्यूशन पे चलते हैं?
देखिए सिद्रा, सोसाइटी का प्रेशर जो है ना वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जब आप थोड़ा सा भी किसी को बता दीजिए रिश्ते की बात चल रही है एंड देन फिर लोग उसकी टो में लगे रहते हैं, हाँ जी क्या बना आपके रिश्ते का। एक्चुअली यू शुड बी माइंडिंग योर ओन बिजनेस जो है ना, ये जो चीज है ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दूसरे की लाइफ में जब इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो वो चीज इनडायरेक्टली प्रेशर बिल्ड करती है। सही। जब चीजें प्रेशर बिल्ड होती हैं, प्रेशर बिल्डिंग जब होती है तो फिर जो काम आपने ओपनली करना है, बिकॉज डेफिनेटली यार यू आर गिविंग योर पीस ऑफ हार्ट टू समबडी, तो आप देखे समझे भाई बगैर तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। और पहले तो प्रॉपर तरीके से जाके पूछा जाता था और इस चीज को माइंड भी नहीं किया जाता था। आज के दौर में अगर आप किसी से पूछें जी क्या कि हम आपके मोहल्ले में आएंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम आके पता करेंगे आपके आस पड़ोस से, तो वो पीपल माइंड इट। हाँ, वो माइंड करते हैं इस बात को कि ये तो टो में लग गए। बिल्कुल सही। अली आपकी तरफ आना चाहूंगी अभी आफ्टर अस जी। आप 2-3 अभी जगह पे यही बात हुई रिजेक्शन रिलेटेड, हाउ डू मेन गो थ्रू दैट? आपने एक जिक्र किया कि आपके पास एक पेशेंट ऐसे आए थे जिनके 11-15 रिलेशन यानी रिश्ते रिजेक्ट हुए और उसके बाद ही गॉट इनटू एन एडिक्शन हैबिट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, रिजेक्शन भले मेल हो या फीमेल हो, एवरीवन गोज थ्रू द सेम थिंग। रिजेक्शन इज इटसेल्फ एक ट्रॉमा है एक इंसान के लिए, और जब इस ट्रॉमा से जो उसका कोर है दैट इज आई एम नॉट गुड इनफ, वो एक शेम की स्टेट में डाल देता है। और फिर कोई, जैसे मैंने बताया कि एडिक्शन की उसमें चले जाता है, कोई किसी दूसरी हैबिट में चले जाता है जस्ट टू नम दैट पेन, कि नहीं जी वो पेन इतना ज्यादा आपके ट्रॉमा और शेम का जो होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसके लिए बेस्ट एडवाइस फराक वेरी क्विकली इन योर वर्ड्स कि अपने आप को देखें, ये ट्रॉमेटाइजिंग तो है लेकिन एक रिश्ते के रिजेक्शन को इतना अपने सर पे सवार ना करें। अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास नहीं है। थैंक यू सो मच। फरा हमारे साथ मौजूद थी, अली, इसके अलावा रुखसार एंड यास्मीन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। किसी भी रिजेक्शन को अपने सर पे सवार ना करें। जिंदगी बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन रास्ते निकालने हैं, इसलिए इफ समबडी इज गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा, प्लीज टेल योरसेल्फ इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।